बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर 2 चैप्टर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर और आज का हमारा टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी एंड एनर्जी लेवल्स। आज के टॉपिक में हम आयनाइजेशन एनर्जी का एनर्जी लेवल्स के साथ रिलेशनशिप देखेंगे और इसमें आगे चलकर हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेम एलिमेंट पे बात करेंगे और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट पे, और इसमें हम ट्रेंड्स की आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स की भी बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट शेल्स में होते हैं, उनमें आपस में जो डिफरेंस है वो किस चीज का होता है? दे डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय एनर्जी। उनकी एनर्जीज जो होती हैं डिफरेंट शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या होती हैं? वो डिफरेंट होती हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है एलिमेंट्स की, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उसकी डेप्थ में जा सकते हैं। अगर हम क्या कर लें, अगर हम इन एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जीज मेजर कर लें तो हमें उन न सिर्फ एक तो आयनाइजेशन एनर्जी पैटर्न का पता चलेगा, बल्कि ये भी पता चलेगा कि जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे होंगे किसी भी एटम से, तो कितनी एनर्जी उनको रिमूव करने के लिए चाहिए। और जब एक शेल कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा और नेक्स्ट शेल से रिमूव करना होगा इलेक्ट्रॉन को, तो फिर क्या एनर्जी में कोई जंप आता है? जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसमें कोई जंप लगता है, या स्मूथ वे में जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है? जब हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली आयनाइजेशन एनर्जी या एक्सपेरिमेंटली आयनाइजेशन एनर्जी मेजर करेंगे, तो हमें इस बारे में काफ़ी हेल्प मिलेगी और इससे हमें एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को और ज़्यादा बेटर वे में अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प मिलती है। अब आयनाइजेशन एनर्जी जो है, आयनाइजेशन एनर्जी को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम दो वे से क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी को, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम दो वे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। एक क्या है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ सेम एलिमेंट, कि एक ही एलिमेंट की सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, इस पे हम सबसे पहले बात करेंगे अभी, और उसके बाद फिर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के, डिफरेंट एलिमेंट अगर हो और उनकी सबकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मेजर की जाए तो हमारे पास क्या बिहेवियर अपीयर होता है, तो उस पर भी हम बात करेंगे और एंड पे इसका एक ग्राफ भी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। बात करते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज पे। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि जब किसी एटम से उसके शेल्स जो हैं उनसे इलेक्ट्रॉन इस तरह से निकाले जाएं कि पहले एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, और कब तक निकालते जाएं जब तक सिर्फ न्यूक्लियस ना बाकी बच जाए, जब तक कि ओनली न्यूक्लियस ना बाकी बच जाए, तो तब तक अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालते रहें तो इस तरह ये जो पैटर्न है आयनाइजेशन एनर्जी का, इसको हम कहेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। जब किसी एटम के इलेक्ट्रॉन इस तरह से निकाले जाएं बारी बारी, एंड पे जस्ट न्यूक्लियस बच जाए, तो फिर इस पैटर्न को क्या कहते हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। फॉर एग्जांपल, कोई एक एटम एक्स है, हम उसके वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन है। अब क्या बन गया? एक्स पॉजिटिव गैसियस आयन। एक्स पॉजिटिव गैसियस से एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बन गया एक्स2 पॉजिटिव गैसियस आयन। और ये इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है। फिर एक्स2 पॉजिटिव गैसियस से एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये क्या हो गई? ये इसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अगर इसमें मजीद इलेक्ट्रॉन हो, फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी, और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन निकालते जाएं जब तक के सिर्फ न्यूक्लियस बाकी बच जाए। तो इस तरह जो आयनाइजेशन एनर्जी का पैटर्न बनता है उसको हम नाम देते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। अच्छा, अब सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या बताती हैं? क्लियरली इंडिकेट करती हैं, क्लियरली शो करती हैं क्या चीज को? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स अराउंड द
न्यूक्लियस के किस शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब एक शेल के इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी में क्या चेंज आएगी, ये हमें कहाँ से पता चलता है? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के पैटर्न से पता चलता है कि जब एक शेल किसी फॉर एग्जांपल किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एनर्जी चाहिए, सेकंड के लिए ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर सेकंड से थर्ड पे जाने के लिए एक एनर्जी का बड़ा जंप लगता है जो रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब है कि उसके जो वैलेंस शेल था उसमें दो इलेक्ट्रॉन थे। फिर उसके बाद फर्दर नेक्स्ट इनर ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उसका भी इसी तरह से कि जब उससे सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए और आखिरी रह जाए और आखिरी के भी निकाल लिया जाए, उसके बाद उससे अंदर वाले शेल से निकालने हो तो फिर एक जंप आएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट के शेल्स में किस तरह से अरेंज थे। तो इस सिलसिले में हम बात करेंगे एक एग्जांपल पे, और हम मैग्नीशियम एटम को एज एन एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि उसमें जो एनालाइजेशन एनर्जीज हैं वो किस पैटर्न पे चेंज होती है। एग्जांपल देखते हैं मैग्नीशियम एटम की। मैग्नीशियम एटम को कंसिडर करते हैं और उसकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज मेजर करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का आयनाइजेशन एनर्जी में चेंज आता है। तो ये देखिए, ये हमने एक मैग्नीशियम एटम बनाया, ये उसके फर्स्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन नेक्स्ट सेकंड शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके थर्ड शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर जब हम प्लॉट करते हैं log 10 of ionization energy versus number of electron removed, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये ग्राफ अपवर्ड जा रहा है। और इसका अपवर्ड जाने का मतलब क्या है? ऑल्दो कि ये स्ट्रेट लाइन में अपवर्ड नहीं जा रहा, ये जंप लेके और कुछ स्ट्रेट लाइन में अपवर्ड जा रहा है, लेकिन इंक्रीज हो रही है आयनाइजेशन एनर्जीज। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ये प्लॉट क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जीज जो है, जब हम वैलेंस शेल से इनर मोस्ट शेल की तरफ मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या करेंगी? इंक्रीज करेंगी। जब फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो देखें आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू खासी कम है, क्योंकि वाई एक्सिस पे जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाते जाते हैं log 10 ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी प्लॉट किया गया है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से सिर्फ जस्ट log 10 ऑफ एनालिसिस एनर्जी को प्लॉट किया गया ताकि वैल्यूज जो है वो ग्राफ पे प्लॉट करना क्या हो? आसान हो। अच्छा, तो log 10 ऑफ एनालिसिस एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज जो है वो अब यूं समझ लें कि कई गुना मल्टीप्लाई करके एनालिसिस एनर्जी जो है वो हमें मिलेगी उनसे। ठीक है, तो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स के केस में एनालिसिस एनर्जी इंक्रीज जरूर करती है, लेकिन इन दोनों की एनालिसिस एनर्जी जो है वो रिलेटिवली क्या है? कम है। फिर जब हम थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हम देखते हैं कि एक जंप आता है, यानी इनके मुकाबले में बहुत ज्यादा एनालाइजेशन एनर्जी चाहिए क्या करने के लिए? थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, a large increase or jump is observed when third electron is removed. This is because the third electron to be removed from a completely filled orbital or completely filled shell which is closer to nucleus. देखिए क्या हुआ है कि जब आपने फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया तो ये शेल खत्म हो गया। अब आपने इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से निकालना है। अब ये सेकंड शेल जो है वो इस थर्ड शेल के मुकाबले में क्या है? न्यूक्लियस के क्लोज है। न्यूक्लियस इसको इन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है। और दूसरी रीजन ये है कि जो सेकंड शेल है वो क्या है? वो कम्प्लीटली फिल्ड है, स्टेबल है। जैसा अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, अब देखें ना थर्ड इलेक्ट्रॉन आपका कैसे बनता है? फर्स्ट, सेकंड, और यहाँ से फिर थर्ड बनता है सेकंड शेल से। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या आता है? सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए जितनी एनालाइजेशन एनर्जी चाहिए थी तकरीबन उसका 4 to 5 टाइम्स ज्यादा एनालाइजेशन एनर्जी चाहिए। यानी कि ये नहीं कि एनालाइजेशन एनर्जी कुछ 100 किलो जूल बढ़ जाती है या डबल हो जाती है, नहीं, 4 से 5 गुना ज्यादा एनालाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी क्या करने के लिए? थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। लिहाजा हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं? सेकंड इलेक्ट्रॉन से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक लार्ज जंप ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, उसके बाद जब हम सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं, जब तक कि सेकंड शेल कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हो जाता, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी। और कब तक? जब तक सेकंड शेल का क्या नहीं हो जाता, आखिरी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो जाता, हम एक रेगुलर
आयनाइजेशन एनर्जी में इंक्रीज ऑब्जर्व करते हैं। और ये आपको इंक्रीज जो है ये आपको लॉग 10 आयनाइजेशन एनर्जी से शो भी हो रही होगी कि ये क्या आ रही है, इंक्रीज आ रही है। अब अगर ये इंक्रीज कैसे है, देखिए अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल होती तो हम कहते हैं log 10 ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी कांस्टेंट है। अगर ये लाइन यूं डाउनवर्ड आती तो हम कहते हैं log 10 ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रहा है। लेकिन यहाँ तो क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है और ये काफी तेजी से जो है वो अपवर्ड जा रही है। इट मीन्स कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती जाएंगी, ज्यादा होती जाएंगी। जैसे हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन्थ जब तक कि 10th इलेक्ट्रॉन तक आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती जाएंगी, मुसलसल इंक्रीज करती जाएगी। इसी तरह का एक और बड़ा जंप, इनॉर्मस जंप आता है जब ये वाले इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं और हमने इनर मोस्ट शेल से एक और इलेक्ट्रॉन यानी 11th इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 10th से 11th इलेक्ट्रॉन पे एक और बड़ा जंप आता है। और ये बड़ा जंप भी इसलिए आता है क्योंकि एक तो इनर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है और दूसरा ये वाला जो इनर मोस्ट शेल है ये क्या है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है, स्टेबल है। दैट्स वाई यहाँ पे 10 से 11 इलेक्ट्रॉन के केस में आयनाइजेशन एनर्जी में एक बड़ा जंप आता है। अब अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो एक आयनाइजेशन log 10 ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी वर्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एक पैटर्न आया है, तो ये ग्राफ क्लियरली इंडिकेट क्या कर रहा है कि इस ग्राफ में दो लार्ज जंप है। और ये दो लार्ज जंप क्या बता रहे हैं, ये इन सक्सेसिव एनर्जीज के ग्राफ में ये दो लार्ज जंप ये बता रहे हैं कि ये इस चीज का सबूत है कि मैग्नीशियम एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तीन डिफरेंट शेल्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के ग्राफ में ये जो दो लार्ज जंप आ रहे हैं ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये क्लियर सबूत है, एविडेंस है इस चीज का कि मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तीन डिफरेंट शेल्स में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। वो कैसे, देखिए हम जब फर्स्ट टू इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये उनकी आयनाइजेशन एनर्जी इट मींस कि ये इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में, फिर एक जंप आता है ये वाला इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल के, फिर एक जंप आता है और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो किस शेल के हैं, फर्स्ट शेल के हैं। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी से कि इस एलिमेंट के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स के शेल्स मौजूद हैं और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का भी आइडिया हो जाता है कि उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर फर्ज करें यहाँ पर एक होता तो हमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बाद क्या मिलता, एक जंप मिलता। फिर सेकंड में तो 8 ही होते हैं, वो तो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, फिर 8 के बाद एक और जंप मिलता। अगर इसी तरह से यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी में हमें क्या मिलता, जंप मिलता। इट मीन्स कि ना सिर्फ हमें ये पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स के टोटल कितने शेल्स मौजूद हैं, बल्कि ये भी पता चल जाता है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जी, तो ना सिर्फ ये पता चल जाता है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बल्कि ये भी पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स के कितने शेल्स हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द पर्टिकुलर एटम। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। और यहाँ पे हम बहुत सारे एलिमेंट्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लेके उस पर कुछ एक जनरल से डिस्कशन करते हैं। तो एक और वे या एक और तरीका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को इन्वेस्टिगेट करने का क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ले ली जाए और देखा जाए कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह से चेंज हो रही है। उससे भी एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने आ जाती है कि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो किस तरह से लिंक्ड है, और या यूं कह लीजिए कि आयनाइजेशन एनर्जी और एनर्जी लेवल्स जो है वो किस तरह से लिंक्ड है। एक ग्राफ जो है वो इस लेक्चर के एंड पे मैं शो करता हूँ, वो प्लॉट किया गया फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट 88 एलिमेंट्स। और ये हमें कुछ बुनियादी बातें ग्राफ बताता है जिनसे आप पहले भी वाकिफ हैं, इससे पहले भी आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक पढ़ाए हैं, जहाँ पे हमने यहाँ पे मैंने कुछ जनरल ट्रेंड्स भी मेंशन किए हैं, वो हम इससे पहले डिटेल में देख आए हैं। तो जो बातें ग्राफ में इंडिकेट करता है वो क्या है कि एक तो जो जितनी भी आयनाइजेशन एनर्जीज हैं सारे एलिमेंट्स के केस में वो क्या है, दे आर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, बच्चे को अब ये नहीं पता होता कि
फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि जब किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो उस प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, चाहिए होती है। दैट्स व्हाई ये प्रोसेस जो है ये क्या है? एंडोथर्मिक है। उसके बाद वेरिएशन है आयनाइजेशन एनर्जी की ग्रुप में, कि ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह से चेंज होती है, उसकी क्या रीजन है। तो बहुत शॉर्ट सी करके यहाँ पे बताई गई है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में, चाहे हीलियम से नियॉन टू आर्गन ले लिया जाए, आर्गन टू क्रिप्टॉन ले लिया जाए, या फर्स्ट ग्रुप ले लिया जाए लिथियम टू सोडियम टू पोटेशियम टू रुबिडियम टू सीजियम। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज जो हैं वो क्या करती हैं? डिक्रीज करती हैं। उसके बाद ग्रुप में ट्रेंड है एलिमेंट्स के आयनाइजेशन एनर्जी का, चाहे हम हीलियम टू नियॉन, नियॉन टू आर्गन और आर्गन टू क्रिप्टॉन, और फिर डाउनवर्ड नोबल गैसेस के ग्रुप में देख लें, या फर्स्ट ग्रुप में देख लें लिथियम टू सोडियम टू पोटेशियम टू रुबिडियम टू सीजियम। किसी भी ग्रुप में हम डाउन द ग्रुप देख लें, आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज जो है वो क्या करती हैं? डिक्रीज करती हैं। अब इसके पीछे क्या रीजन है? चंद एक बेसिक फैक्ट्स हैं। एक तो ये है कि डाउन द ग्रुप आते हुए एटॉमिक साइज जो है वो क्या कर रहा होता है? इंक्रीज करता है। और सिर्फ एटॉमिक साइज नहीं बल्कि इनर इलेक्ट्रॉन्स चूंकि ज्यादा हो रहे होते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने शुरू हो जाती है, डिक्रीज करती है। और क्या होता जाता है? इट बिकम्स इजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन एज वी मूव डाउन द ग्रुप। और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते जाते हैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होता जाता है। इट मीन्स के स्टार्ट में ज्यादा एनर्जी चाहिए, फिर कम और कम और कम और कम, तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते जाएंगे एनर्जी एनर्जी जो है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वेरिएशन है वो वेरिएशन है किधर? लेफ्ट टू राइट। जनरल वेरिएशन यहाँ पे डिस्कस की गई है कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज जो है वो क्या करती हैं? इंक्रीज करती हैं। एनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या करती हैं? इंक्रीज करती हैं। और उसकी वजह क्या है कि देखिए इसकी एग्जांपल क्या है कि अल्कली मेटल्स जो हैं इनकी एनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती हैं? कम होती हैं, जबकि नोबल मेटल गैसेस की जो है वो क्या होती हैं? हाईएस्ट होती हैं। मतलब किसी भी एक पीरियड में को ले लिया जाए तो लेफ्ट से राइट जो है वो अल्कली मेटल्स की कम होती हैं और नोबल गैसेस की क्या होती हैं? हाईएस्ट होती हैं। इसकी वजह क्या है कि देखिए एक तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज कर रहा है। एटॉमिक साइज क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। यहाँ शील्डिंग नहीं बढ़ती बल्कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और शील्डिंग कांस्टेंट रहती है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज डिक्रीज करता है, और क्या रहती है? शील्डिंग कांस्टेंट रहती है। अब इन इन फैक्टर्स की वजह से क्या होता जाता है? न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती जाती हैं, और क्या होता जाता है? मोर एंड मोर हार्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिमूव करना अक्रॉस द पीरियड क्या होता जाता है? हार्ड होता जाता है, मुश्किल होता जाता है। इट मीन्स के पहले एलिमेंट के केस में कम एनर्जी चाहिए, अगले वाले में थोड़ी ज्यादा चाहिए, अगले में और ज्यादा चाहिए, नेक्स्ट में और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जब हम मूव करते हैं तो एनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या करती है? increase. डिक्रीज करती है। इसके लिए हम जो एक ग्राफ है जो पीरियड 6 तक के एलिमेंट्स के लिए बनाया गया है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जी, तो जैसा आपके सामने ये एक ग्राफ है जिसमें एटॉमिक नंबर्स वर्सेस आयनाइजेशन एनर्जी को प्लॉट किया गया है। तो इसमें फर्स्ट 88 एलिमेंट प्लॉट किए गए हैं और वाई एक्सिस पे इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज है। तो अगर आप सबसे पहले देखें तो हाइड्रोजन टू हीलियम जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी जो है इंक्रीज कर रही है, हीलियम पे मैक्सिमम है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में आप लिथियम से लेके पीरियड 2 में देखें तो लिथियम से लेके नियॉन तक भी विद फ्यू वेरिएशन आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है। इसी तरह से आर्गन नियॉन पे मैक्सिमम होती है। फिर थर्ड पीरियड में सोडियम से लेके आर्गन तक भी विद फ्यू वेरिएशंस जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है, और आर्गन की क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। फिर फोर्थ पीरियड में पोटेशियम से लेके क्रिप्टॉन तक आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या कर रही है? इंक्रीज करती है। इसमें बीच में 3D सीरीज के एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी पहले ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, थोड़ा सा इंक्रीज है, फिर एंड पे जो है वेरिएशन है, और फिर गैलियम से लेके क्रिप्टॉन तक जो है वो इंक्रीज है। इसी तरह से नेक्स्ट पीरियड पीरियड 5 में रुबिडियम से लेके जीनॉन तक, रुबिडियम से जीनॉन तक भी जो है वो इंक्रीज है। इसमें बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अप्रोक्सीमेटली आयनाइजेशन एनर्जी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, एंड पे उसमें वेरिएशन ज़्यादा है, लेकिन विलियम से लेके जीनॉन तक इंक्रीज प्रोमिनेंट है। फिर पीरियड 6 में देखिए अगर, तो सीजियम से लेके
रेडान तक भी जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज जरूर करती है, लेकिन फ्यू एक्सेप्शंस। शुरू में जो है वो जैसे ट्रांजिशन सीरीज 4x स्टार्ट होती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जीज जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हैं। फिर उसके बाद जब डी स्टार्ट होती है तो इंक्रीज करती हैं, और फिर एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच के फिर जो है वो लेड से ऑनवर्ड जो है रेडान तक इंक्रीज आती है, और रेडान पे पहुंच के मैक्सिमम है। तो इस सारे सिनेरियो में हम ये देख रहे हैं कि एक मैक्सिमा हीलियम पे आ रहा है, एक नियॉन पे आ रहा है, एक आर्गन, एक क्रिप्टॉन, एक ज़ीनान और एक रेडान पे। तो जहाँ जहाँ मैक्सिमा आ रहा है वहाँ एक शेल कंप्लीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल हीलियम पे पहले पहला मैक्सिमा है तो फर्स्ट पीरियड कंप्लीट हो रहा है, नियॉन पे सेकंड मैक्सिमा है तो सेकंड पीरियड कंप्लीट हो रहा है, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शेल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर इसी तरह से आर्गन पे थर्ड, क्रिप्टॉन पे फोर्थ, नियॉन पे, ज़ीनान पे फिफ्थ और रेडॉन पे सिक्स। तो ये वेरिएशन हमें ये बताती है कि पीरियड के एंड पे जाके जहाँ ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाता है, जहाँ शेल कंप्लीट हो जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी वहाँ पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है।